ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां संगठन की बैठकों में बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने नेताओं को जमीनी स्तर पर प्रवास पर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 2027 में जीत की हैट्रिक का दावा किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। तो एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी नेताओं ने इसे कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करने वाला बताया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस दौरे से संगठन को मजबूती मिलेगी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। पार्टी का मानना है कि उत्तराखंड में युवा नेतृत्व और मजबूत संगठन के दम पर आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण के रूप में प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड का प्रथम ये दौरा था और प्रथम दौरे को लेकर समस्त उत्तराखंड वासियों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था और निश्चित तौर पर उनका आना सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में उत्साह भर गया और उत्साह के साथ साथ सनातन की इस भूमि को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्पष्ट संकेत भी देंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी और भगवा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का मिशन हम सब कामयाबी से मिलकर पूरा करेंगे और 2027 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर जो उत्साह उनके आने से बना है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 2027 का ये जो चुनावी आगाज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों में और जनता में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगे। युवा मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देश है, सनातन की भूमि है, भारतीयता राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर 2047 का विजन सभी राज्य मिलकर पूरा करेंगे। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदिग्न ने औचक निरीक्षण किया। ऋषिकुल मैदान स्थित केंद्र पर उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पेयजल, सफाई, लाइट और पंखों की स्थिति देखी। लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायतों के बाद ये निरीक्षण किया गया। मंत्री ने खामियां मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। देखिए, मैं उत्तराखंड के यशस्वी जानकारी निर्देश पर मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ कुछ कमियाँ पाई गई हैं, लेकिन मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। मैं यदि दोबारा इस तरह की कोई कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ मेले की तैयारियों के मद्देनजर देर रात हरिद्वार में चल रहे सीवरेज और सड़क निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं को 15 जून तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मलबा हटाने और अतिक्रमण समाप्त करने के भी आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले को देखते हुए समय पर कार्य पूरा होना जरूरी है। ये अभी हरिद्वार शहर में विभिन्न जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है और साथ ही रोड रेस्टोरेशन का काम भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है।
उसी क्रम में जो यहाँ पर अपर रोड पे और साथ ही ब्रह्मपुरी की जो मनसा देवी मंदिर की जो रोड है उसका जो रिनोवेशन का काम है और जो सीवर लाइन का काम है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी को अवगत करा दिया गया है कि ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कांवड़ यात्रा और वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है इसके लिए जरूरी है कि हमारे शहर की सारी सड़कें अच्छी हों, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, लोकल लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की गई है और साथ ही काम को त्वरित गति से कंप्लीट कराने के लिए डायरेक्शन। वहीं डीएम मनीष कुमार ने ग्राम शाला में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने फसलों की सुरक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क और मंदिर सौंदर्यीकरण की मांग रखी। 12वीं की टॉपर पूर्णिमा आर्या ने उच्च शिक्षा के लिए सहायता मांगी। इस दौरान नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कीर्तन मंडली को संस्कृति संवर्धन किट भी वितरित किए गए। आपको विदित है, अभी तक कार्यालयों में बैठ के अधिकारी जो हैं सभी कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत दिसंबर वर्ष में जन जन की सरकार का एक बड़ा ही व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शासकीय अधिकारी थे वो गांव-गांव जाकर के जो डिमांड्स है लोगों की, जो आवश्यकताएं हैं उसको स्वयं सभी लोगों ने देखा है और उसको समझा और उसके हिसाब से ही जितनी भी योजनाएं बन रही हैं या जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है। जो ग्राम स्याला है और आसपास के जितने भी सम्मानित जौल हो गया, सम्मानित जनप्रतिनिधि, आज ये मंदिर परिसर पे सभी लोग हम लोग बैठे थे इसको और जो इश्यूज थे उसको समझा। अब इसको शीघ्र निस्तारण के लिए सभी हम लोग इस पर काम करेंगे। तो वहीं देहरादून में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच गढ़वाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हरिद्वार में 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सत्यापन अभियान, पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी के जरिए व्यवस्था बनाए हुए है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं किसी स्टेट को मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। जनरल यहाँ पे एक गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पर्यटक बनकर यहाँ पर अगर हुड़दंग करने की अगर कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप अवगत होंगे कि हमारा ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। अभी आपने पिछले हमने जैसे हरिद्वार में हमने रिव्यू किया था तो कुल 214 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही मसूरी भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रही है। देहरादून से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में पर्यटकों को 5 से 6 घंटे तक लग रहे हैं। टिहरी बाईपास, गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, माल रोड और कैंपटी फॉल मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। पर्यटकों ने ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। लोगों ने बहुस्तरीय पार्किंग, वैकल्पिक मार्ग और विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करने की मांग की है। भैया मसूरी तो आए 8-9 घंटे में गाड़ियों में बैठे पड़े हैं, घर पे बैठो ज्यादा बढ़िया है। मसूरी आने भी हालात नहीं है, मतलब लोगों की छुट्टियां वगैरह तो लोग सोचे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस भी खुल गया तो सारे आ रहे हैं पास में सोच के, बट घर पे बैठो ज्यादा बढ़िया। बहुत जाम है यहाँ पे, गाड़ियों में बैठ रहे जाओगे। बहुत दिल्ली से देहरादून तो आसान है, 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे, 2.5 से पौने 3 घंटे में। बट उसके बाद ऊपर तो आपको लग जाएंगे कम से कम 7-8 घंटे नीचे आने के लिए। जाम तो हद मार के बहुत ज्यादा है भैया, या तो आओ तो अर्ली मॉर्निंग आओ या लेट नाइट आओ। इसमें होटल में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहाँ पर होम स्टे हैं, होटल हैं और कई तरह के इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ वहाँ पर हैं। होटल्स हैं, होटल में कोई पार्किंग नहीं है, पार्किंग रोड में गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिस वजह से गाड़ी लॉक करके अपने होटलों में चले गए। फिर रात भर पे परेशान रहे कि जाना है। स्कूटी वालों के बहुत बुरे हाल करते हैं। वहाँ स्कूटी वालों ने भी सारा जाम स्ट्रीम रोड पर डाल रखा है। तो प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर कुछ पुलिस व्यवस्था हो और वहाँ वेरिफिकेशन हो कौन लोग ये गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट कांस्टेबल्स को आपदा राहत और बचाव कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 15वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने जवानों को आपदा के दौरान सुरक्षित रेस्क्यू, राहत सामग्री वितरण, प्राथमिक उपचार और प्रभावित लोगों तक पहुंचने के तरीके सिखाए। एसएसपी नवनीत सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में आधुनिक रेस्क्यू उपकरण के उपयोग का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड की आपदा संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य में आपदा के समय पुलिस की राहत और बचाव क्षमता को और मजबूत बनाना है।
अगली खबर का रुख करेंगे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी से हो रही परेशानी को देखते हुए पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अस्पताल को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए। पूर्व विधायक ने वाहन की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया और चिकित्सा अधीक्षक को सुपुर्द किया। अस्पताल प्रशासन ने इसे बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। जो एफर्ट नहीं कर पा सकते हॉस्पिटल अपने घर में, उसको सुविधा चाहिए थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो वो लोग आते थे। तो यहाँ मुझे कमी महसूस हुई, तो उसको देखते हुए तो फिर मैंने अपना जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी को ये बात रखी कि मैंने कहा मेरे क्षेत्र में आपके पास ये स्वास्थ्य विभाग है, आप इसको करें। तो उनने तत्काल मैंने 50 की डिमांड रखी, तो उनके 50 की डीजी हेल्थ को सैंक्शन दी। और एक महीने पहले तो जब मैं इस बीच गया तो उसका पूरा प्रोसेस चला के डीजी हेल्थ से ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के लिए मैंने स्वीकृति कराई। जो आसपास में जो हॉस्पिटल हैं पाटी, बाराकोट, लोहाघाट के, उनको भी इनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएंगे ताकि उन हॉस्पिटलों में भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनकी कमी न हो। उसको दूर करने के लिए, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए, जो गरीब जनता को ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की जो ज़रूरत है वो पर्याप्त तौर पे मैंने ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराए जो उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के स्टोर पे ये पहुंच चुके हैं। हाल मैंने जो है देहरादून से इनको लोड करवाया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतनी बड़ी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी हॉस्पिटल को मिलना बहुत ही दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व विधायक जी का। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो रेस्पी के पेशेंट हैं, जो जिनका SpO2 डाउन हो रहा है, जिनको श्वास की बीमारी है, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे बहुत से कंसंट्रेटर ख़राब हो गए हैं जो कि हम निकाल दिए गए हैं। अब इनके आने के बाद हमारे हॉस्पिटल में और आसपास के गरीब जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। बहुत देना चाहूँगा मैं पूर्व विधायक जी का। तो वहीं चंपावत के फुंगर क्षेत्र में गुलदार तारबाड़ में बुरी तरह फंस गया। दर्द और घबराहट की वजह से वो लगातार दहाड़ रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोहाघाट से विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। ट्रैंकुलाइजर गन की मदद से गुलदार को बेहोश कर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके बाद टीम ने उसे तारबाड़ से मुक्त कराया। वहीं वन विभाग और पशु चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास से गुलदार की जान बच गई। इसके बाद गुलदार को सुरक्षित रूप से नैनीताल रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। उत्तराखंड के गदरपुर कोतवाली पुलिस ने खोखे से नकली और असली नोटों से भरा बैग बरामद किया। जांच में करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी मिली, जिसमें असली और नकली दोनों नोट शामिल थे। पुलिस ने बाजपुर और गदरपुर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। गदरपुर टीम के द्वारा मार्गों पर, हाईवेज पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ भारी नकदी है। इसको देखते हुए तत्काल ही SHO गदरपुर के निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया जाता है तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है BNS की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही ऋषिकेश के मुनि के रेती क्षेत्र में डंपर अनियंत्रित होकर खारास्रोत नदी में जा गिरा। हादसे में चालक और झोपड़ी में सो रही महिला की मौत हो गई। डंपर ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच के बाद छात्र संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 12,000 छात्र कम हुए हैं। लक्सर क्षेत्र में जांच के दौरान 23 मदरसों में अनियमितताएं मिलने पर उनके मिड डे मील और अन्य फंड रोक दिए गए थे। वहीं 10 मदरसों संचालकों ने संस्थान बंद करने के लिए आवेदन भी दिया है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि सत्र परिवर्तन के दौरान हर साल छात्र संख्या में अस्थायी गिरावट देखी जा रही है। 23 मदरसे हैं, वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण के उस पर, क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पे वही स्कूल आए, क्योंकि अचानक इन्होंने क्यों बंद किया, अब तक तो इनकी कार्रवाई चल रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्च में जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी और जो अप्रैल में आई है उसमें गिरावट आई है, वो 10 से 12 हज़ार की गिरावट आई है। हालांकि एक और कारण होता है कि जब सेशन चेंज होता है तो बच्चे कुछ पास आउट होते हैं और एकदम से क्लास 1 में बच्चे एडमिट नहीं होते। और अप्रैल मई का जो महीना होता है, ये विभिन्न कारणों से कई बच्चे आते भी नहीं हैं, वो फिर जुलाई से हमारे एडमिट होते हैं। तो कुछ सुधार होगा इन संख्या में। इसे जाँच किया जाना बाकी है और जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी फिर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। कुंभ मेला 2027 से पहले हरिद्वार को हरा भरा बनाने के लिए चलाया जा रहा हरित हरिद्वार अभियान लोगों का समर्थन हासिल कर रहा है। भूतवाला की श्यामलोक कॉलोनी में मेला अधिकारी सोनिका ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से पौधारोपण और पौधों के संरक्षण में भागीदारी की अपील की। अभियान के तहत अब तक 1000 से ज्यादा पौधों की मांग मिल चुकी है और मानसून में बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेब, आडू, खुमानी, कीवी और अन्य फलों के साथ सब्जी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि ओलों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व, कृषि और उद्यान विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। जो ओलावृष्टि हुई है वो बहुत जो है ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और इससे पूरे क्षेत्र को नुकसान हुआ है। लोहाघाट क्षेत्र को खासकर जो गुमटेश क्षेत्र है, आपका उधर रेगुर क्षेत्र है, दिगाली चौड़ है और किमतोली है, रोसाल कमरेडी है, पूरी तरह से जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर अभी जो सेब है, कीवी है, माल्टा है, जो भी स्थानीय हमारे फल होते हैं वो सारे के सारे जो है पेड़ में जो लगे हुए थे वो सारे झड़ गए हैं। टमाटर है, शिमला मिर्च है और जो बेल वाली सब्जियाँ हैं, चाहे वो कद्दू हो या अन्य कोई सब्जी हो, पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई हैं, क्योंकि इतनी बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है। और जो सेब और कीवी के बागान है वो तो पूरी तरह से खत्म है। ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी मतलब खतरनाक स्थिति किसानों के लिए पैदा कर गई। इससे जो है हमारा बागवानी वाला तो सब लगभग ख़त्म हो गया है। चाहे खुमानी है, आड़ू है, पुलम है, और उसके बाद हम सब्जी में आते हैं, जैसे हमारे बेल वाली सब्जी है, कद्दू है और लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, जो हमारे किसान लोग उत्पादन करते हैं और बेचते हैं समय से, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन किसानों को इसको अतिवृष्टि कहेंगे हम, क्योंकि मैंने भी ये नज़ारा बहुत कम ही देखा, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ कि ये मेरे रेगड़ू क्षेत्र में मेरे पास फ़ोटो भी आई थी, मैंने वीडियो भी देखा कि काफ़ी नुकसान हो गया है। और मैं चाहता हूं कि अब प्रशासन जो है गांव-गांव जाए, जिन क्षेत्र से रिपोर्ट आ रही है उस जगहों में सर्वे करे और आकलन करे कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, और वहां गांव में जाएं, देखें। और काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि फल तो लगभग मेरी दृष्टि में मतलब समाप्ति की ओर है। और जो भी है खेतों में जो है हमारा आलू सब खराब हो चुका है और उससे किसान परेशान है। तो वहीं विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर देहरादून के सर्वे चौक में जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किशोरियों और महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित की। मंत्री ने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं के लिए प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने बालिकाओं से स्वच्छता और स्वास्थ्यवर्धक खान-पान अपनाने की अपील की। साथ ही बताया कि जन औषधि केंद्रों पर एकमात्र रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर 7 अतिरिक्त टैंकरों से पानी आपूर्ति लोगों को रोजाना 40 से 50 मिनट तक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर के कई क्षेत्रों में एक दिन के अंतराल पर जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही 11 सोलर और 24 हस्तचालित हैंडपंपों से
भी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर नए हैंडपंप लगाने और पाइपलाइन मरम्मत का कार्य भी जारी है। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।